हेलो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कटिंग ऑफ मैग्नेट के बारे में कि अगर बार मैग्नेट को काट दिया जाए अलग अलग अंदाज से तो उनके मैग्नेटिक मोमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखी थी। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस और इसको शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको डियर्स कि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम वेक्टर के जैसा ट्रीट करेंगे और उस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m आर कंबाइंड एज शोन बिलो, फाइंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। यानी डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए हमें एक बार मैग्नेट ऐसा दिया है और एक बार मैग्नेट ऐसा दिया है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट है। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m है और इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m है और पोलैरिटीज़ कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ है, ये इसका नॉर्थ है। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट से इस तरह से रखे हैं। इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। और इस वाले का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। यस, इसको m1 बोल देते हैं। और जो दूसरा वाला बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा होगा, इसको हम m2 बोल देते हैं। ठीक है, और हमें इस पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट पता लगाना है। तो ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री और यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो इस तरह से हमें पता है कि इसके अलॉन्ग होगा। यही हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट है m। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट m है, या m नेट बोल देता हूँ मैं उसको, वो इस केस में क्या हो जाएगा, रूट अंडर m1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस m2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। m1 का मैग्नीट्यूड भी m है और m2 का भी मैग्नीट्यूड m है, तो ये रूट अंडर 2m स्क्वायर हो गया, तो ये रूट 2m हो जाएगा डिस्टेंस। नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस पूरे सिस्टम का हो जाएगा रूट 2m या m रूट 2। ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सपोज़ एक बार मैग्नेट ऐसा लिया है और दूसरा बार मैग्नेट ऐसा लिया है, एक के ऊपर एक रखे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं। इसका साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, इसका भी साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। इस पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इन दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, साउथ से नॉर्थ होंगे। तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है, इसका भी ऐसा, दोनों सेम दिशा में है। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाएगा m प्लस m यानी 2m, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यही अगर मान लीजिए कि एक मैग्नेट को मैंने साउथ से नॉर्थ ऐसा रखा और एक को साउथ से नॉर्थ ऐसा रखा, तो फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? तो इस केस में इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा m1 और इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा m2। दोनों की दिशा ऑपोजिट है, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो उनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये m माइनस m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं तो दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट्स के मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज़ डियर स्टूडेंट्स, एक क्रिटिकल क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज़ एक बार मैग्नेट ऐसा है और दूसरा बार मैग्नेट कुछ ऐसा है। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं। पोलैरिटीज़ कुछ इस तरह से हैं, इसका नॉर्थ पोल यहाँ है, इसका साउथ यहाँ है, और इसका साउथ यहाँ है, इसका नॉर्थ यहाँ है। और इन दोनों के जो मतलब एक्सिस में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इनकी एक्सिस मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गई इसकी एक्सिस और ये हो गई इसकी एक्सिस। ठीक है, सच दैट इनके बीच का एंगल जो है वो सपोज़ 60 डिग्री है, दोनों बार मैग्नेट्स के बीच का एंगल। तो आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो किस तरह से बता पाएंगे डियर स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं, बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शंस हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाला जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ होगा, यानी उसका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसा होगा, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, और
जो हमारा नीचे वाला बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी साउथ से नॉर्थ होगा, यानी साउथ से नॉर्थ। इस तरह से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, साउथ से नॉर्थ। तो ये नीचे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया जिसको मैं m1 बोल रहा हूँ, और ये ऊपर वाले का हो गया जिसको मैं m2 बोल रहा हूँ। अब दोनों मैग्नेटिक मोमेंट्स के बीच का जो एंगल है वो कौन सा एंगल होगा? ये वाला एंगल होगा जो कि 120 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैं यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकता हूँ? रूट अंडर m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस 2m1 m2 कॉस थीटा। इस फार्मूला से तो आप वाकिफ़ हैं डियर स्टूडेंट्स, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फार्मूला। तो इसको आप बोल दीजिए m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2mm इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, और कॉस 120 जो है वो -1/2 होता है, तो उसका माइनस मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको मैं माइनस बना देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज़ m स्क्वायर का अंडर रूट विच इज़ नथिंग बट m। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट्स अगला सवाल हम देख रहे हैं। हाँ बच्चों, तो इस तरह का हमें डायग्राम दिया है और यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तीनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं और बताइए इस पूरे सिस्टम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ इस तरह से होगा। इसका भी अगर हम देखें साउथ से नॉर्थ तो इस तरह से होगा। इसका भी हम देखें साउथ से नॉर्थ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इनके एरोज़ कुछ इस तरह से हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं इनको उठा के अलग से ड्रॉ करूं, रीड्रॉ करूं अगर मैं, तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगे। तीनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं, तो ये तीनों की इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम होगी क्योंकि तीनों आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स हैं। तो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, तीनों के मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें दिख रहा है और ये क्लोज्ड है। अगर क्लोज्ड है तो हमें पता है कि ये अगर m1 है, ये अगर m2 है और ये अगर m3 है, तो वेक्टर सम के हिसाब से ट्रायंगल लॉ आप लगाइए तो हम बोल सकते हैं कि m1 प्लस m2 प्लस m3 विल बी इक्वल टू 0, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट सम ऑफ ऑल दी वेक्टर्स इज 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्लोज्ड पॉलीगॉन आपको जहाँ नज़र आ गया तो समझ लीजिएगा कि उन सब का वेक्टर सम इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी नेट मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से हमने शुरुआत की थी, तो आप पॉज करके चाहें तो ये कॉपी कर लें। एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर सकते हैं। और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो अगला सवाल हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये अगला सवाल है और 4 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स इस तरह से रखे हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है पूरे के पूरे सिस्टम का। तो कैसे निकाल सकते हैं? आप फिर से पॉज करके ट्राई करिए खुद से और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। साउथ से नॉर्थ अगर इसको हम देखें तो ये साउथ से नॉर्थ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम देखें तो ये नीचे वाला भी इस तरह से साउथ से नॉर्थ ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इनके एरोज़ में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये साउथ से नॉर्थ ऐसा, ये साउथ से नॉर्थ ऐसा, ठीक है। और अगर हम नीचे वाले को देखें ध्यान से तो नीचे के जो हमारे 2 बार मैग्नेट्स हैं, तो इसका साउथ से नॉर्थ ऐसा, ठीक है। तो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका साउथ से नॉर्थ ऐसा और इसका साउथ से नॉर्थ ऐसा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो अब देखिए मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ इसको। इन दोनों का जो रिज़ल्टेंट होगा और इन दोनों का जो रिज़ल्टेंट होगा
ये दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग होंगे अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायर है ना। देखिए, तो अगर ये m है, ये m है मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये √2m होगा मैग्नीट्यूड वाइज। सिमिलरली ये भी m है और ये भी m है, तो ये भी √2m होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो आप ध्यान से देखिए कि ये √2m और √2m एक ही लाइन के अलॉन्ग हैं, तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम क्या बोल सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो √2m प्लस √2m हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स √2m हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पॉज करके चाहें तो ये भी कॉपी डाउन कर सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ओके, तो हम देख रहे हैं हमारा अगला सवाल क्या बोला है यहाँ पे। अ स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज़ अ मैग्नेटिक मोमेंट M. It is bent into various shapes as shown below. Find out their new magnetic moment. ठीक है, तो स्ट्रेट स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट M, यानी जो स्टील वायर है वो मैग्नेट के जैसे बिहेव कर रहा है। तो कोई तो भी एक स्ट्रेट स्टील वायर था, मान लीजिए ये एक स्टील वायर है, तो इसका लेंथ जो है वो L है और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या है, M है। ठीक है, तो ये मैग्नेट कैसा बिहेव कर रहा है। अब इसको अलग अलग शेप में उसने बेंड किया, तो आइए पहला शेप देखते हैं हम। तो पहला शेप कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स, उसको इस तरह से बेंड किया है। ठीक है, तो ये उसके दोनों एंड्स है ना, और ये वाली जो लेंथ है ये L/2 है और ये भी लेंथ जो है वो L/2 है। ये एंगल 90 डिग्री और हमें पता लगाना है कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, यानी इसको बेंड करके ऐसा बना दिया है। तो बताइए कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट M था तो फिर अब इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। अब देखिए नेट मैग्नेटिक, देखिए पोल स्ट्रेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर यहाँ पोल स्ट्रेंथ M है तो यहाँ भी पोल स्ट्रेंथ M ही होगा, क्योंकि हमने कोई काट छाट नहीं किया है। क्या हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को कुछ छेड़छाड़ किया है क्या, नहीं। तो पोल स्ट्रेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। हमें तो पता है कि पोल स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो पोल स्ट्रेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आया है सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव लेंथ के अंदर में। इफेक्टिव लेंथ जो है वो पता लगाने के लिए देखिए, यहाँ पर मान लीजिए इसका साउथ पोल है, यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ पोल है, तो इफेक्टिव लेंथ बेसिकली ये वाला लेंथ होगा। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है बार मैग्नेट के दोनों एंड्स को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, बार मैग्नेट के दोनों एंड्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कीजिए, यही उसका इफेक्टिव लेंथ होगा। तो इसी को मैं L इफेक्टिव बोल देता हूँ। ठीक है, तो L इफेक्टिव बोलिए, या मैं इसको L डैश बोल देता हूँ। पूरा इफेक्टिव कौन लिखते बैठेगा, इतना लंबा है ना, तो L डैश बोल देता हूँ। तो अब जो हमारा नया मैग्नेटिक मोमेंट है, जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो पोल स्ट्रेंथ इनटू जो भी इफेक्टिव लेंथ होगा वो दोनों पोल्स के बीच की दूरी। अब ये L डैश क्या होगा, तो L डैश पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम। तो L डैश विल बी नथिंग बट √L²/4 प्लस L²/4, ये समझा ना आपको, यानी √2 टाइम्स L²/4 विच विल बी L/√2। ठीक है, तो बस यहाँ अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ हमारा M जो है वो M इंटू L डैश है, M इंटू L डैश इज़ L/√2, और M इंटू L ही हमारा क्या है, पुराना मैग्नेटिक मोमेंट। तो उसके जगह पर मैं M/√2 लिख देता हूँ। तो जो हमारा नया मैग्नेटिक मोमेंट है M डैश, वो होगा M/√2। देखिए ना, ये वाला जो M था वो बेसिकली क्या था, M इंटू L था ना, क्योंकि इसकी लंबाई क्या दी हुई है, L दी हुई है ना। तो उसी का मैंने यहाँ पे फ़ायदा उठाया और उसके जगह पर क्या रख दिया, M रख दिया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ और शेप्स देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। तो सपोज़ अगला डायग्राम कुछ हमको इस तरह से दिया है कि हमें इस तरह से एक सेमी सर्कल दिया है डियर स्टूडेंट्स, मतलब बार मैग्नेट को इस तरह से बेंड कर दिया है। वो जो स्टील वायर था ना, हाँ, तो स्टील वायर इनिशियली कैसा था, इनिशियली वो ऐसा था, इसका मैग्नेटिक मोमेंट M था और इसकी जो लेंथ थी वो इस तरह से L थी, जहाँ पे M क्या होगा, M इंटू L। ठीक है,
अब इसको बेंड करके ऐसा सेमी सर्कल बना दिया है, सच दैट इस सेमी सर्कल का जो भी रेडियस है वो रेडियस हमें दिया हुआ है, ये रेडियस हमें r दिया हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि अब इस जो नया जो शेप हमको दिख रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो देखिए इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगी, अगर हम ध्यान से देखें, सो दिस विल बी द इफ़ेक्टिव लेंथ, एल डैश बोल रहा हूँ मैं उसको, ठीक है, एल डैश, ठीक। तो ये एल डैश क्या होगा, देखिए ये r है, ये भी r है, तो हम बोल सकते हैं कि एल डैश इज़ नथिंग बट 2r, ठीक है। अच्छा, अब हमें ना इस l और इस r का रिलेशनशिप चाहिए होगा। क्या हम बोल सकते हैं कि जो भी इसकी लंबाई है वो बेसिकली इसकी लंबाई है, ठीक है। सेमी सर्कल की लंबाई कितनी होती है, पाई r ना, पाई r किसके बराबर है, l के बराबर, क्योंकि इसी l से तो इस पाई r को बनाया गया है, ठीक है, सर्कमफेरेंस का आधा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि r इज़ नथिंग बट l अपॉन पाई, r इज़ नथिंग बट l अपॉन पाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको ध्यान में रखो, ये आगे काम आएगा। अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा नया मैग्नेटिक मोमेंट है, पोल स्ट्रेंथ तो वही रहेगा, ये नया लेंथ है हमारा इफ़ेक्टिव लेंथ। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो पोल स्ट्रेंथ इंटू एल डैश क्या है, 2r, और कैपिटल R की वैल्यू हम यहाँ से अब यहाँ पुट कर सकते हैं, जो कि है l अपॉन पाई। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे m इंटू एल हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, तो ये 2m अपॉन पाई, दैट्स इट, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये जो हमें जो शेप दिख रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m अपॉन पाई हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी, है ना। पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं डिस्टेंस लगे हाथ, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा एक डायग्राम दे दूं कि वो जो हमारा वायर है, स्टील का वायर जो हमने लिया था, जो कि पहले इस तरह से था, अगर उसको हमने इस तरह से बेंड कर दिया, ऐसा सर्कल जैसा बना दिया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा डिस्टेंस, 0। क्यों, क्योंकि इसका इफेक्टिव लेंथ 0 है। देखिए दोनों पोल्स को यहाँ जोड़ दिया ना लाके, तो इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूँ कि अगर इसी स्टील वायर को मैंने ऐसा बेंड कर दिया सच दैट ये वाला एंगल 60 है, ये लेंथ l/2 है और ये लेंथ l/2 है, तो बताइए कि इसका जो नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश है वो क्या होगा इन टर्म्स ऑफ m के टर्म्स में बताना है, जहाँ m जो है वो m इंटू l है, उसके टर्म्स में आपको बताना है। पॉज करके आप कॉपी कर लें, होमवर्क में इसको ट्राई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम देखते हैं। तो बच्चों बार मैग्नेट के बारे में कुछ और प्यारी बातें करते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए, नेट फोर्स इन यूनिफॉर्म फील्ड इज़ 0। किसी बार मैग्नेट को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट्स अगर बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर में रखा है तो मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, है ना, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर मैंने किसी बार मैग्नेट को रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और बार मैग्नेट को मान लीजिए मैंने इस तरह से रखा है, इधर ये -m है और इधर ये +m है। फील्ड लाइन्स इस तरह से हैं, मतलब इस तरफ एक नॉर्थ पोल होगा और इस तरफ एक साउथ पोल होगा, तभी तो फील्ड लाइन्स नॉर्थ से साउथ है ना। तो याद रखिए फील्ड की ही दिशा में फोर्स लगता है। और देखिए आपने जैसे वहाँ पढ़ा था कि चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स क्या था, F = Q था। या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा डिफाइन किया था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, है ना, ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने F को लिखा है mb, किसी भी एक पोल के ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगा, F = mb। जहाँ देखिए ना यहाँ Q के जगह पर यहाँ क्या आ गया है, m आ गया है, बस और कोई बात नहीं है। यानी मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, बात एक ही है। तो यानी इस वाले पोल पे जो हमारा फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, F1 बोलता हूँ मैं, उसका मैग्नीट्यूड mb होगा, और जो F2 होगा उसका मैग्नीट्यूड भी mb होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। तो अब यहाँ पर आप देखिए नेट फोर्स क्या होगा,
इधर भी MB, इधर भी MB, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। पर नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। नेट टॉर्क क्या होगा वो हम देखते हैं। तो नेट टॉर्क इन यूनिफॉर्म फील्ड इज़ M क्रॉस B यानी MB साइन थीटा। यही हमने करंट कैरिंग लूप के लिए भी पढ़ा था। यानी जैसा कि मैंने बताया कि हर वो फार्मूला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एप्लीकेबल है वही चीज़ मैग्नेटिक डाइपोल यानी बार मैग्नेट के लिए भी एप्लीकेबल है। बस इतना ही है कि हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से कन्वर्ट कर दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से कन्वर्ट कर दिया है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अगला पॉइंट है वर्क डन इन रोटेटिंग, यानी θ1 से θ2 तक रोटेट करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो है MB cos θ1 माइनस cos θ2। पोटेंशियल एनर्जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके पास और वो होगी माइनस MB cos θ। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि थीटा इज़ मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये थीटा मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट मेजर करना है। यानी अगर बार मैग्नेट कुछ इस तरह से है तो थीटा हम कैसे मेजर करेंगे, दिस इज़ अवर थीटा। तो थीटा इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैंने बार मैग्नेट को ऐसा रख दिया है सच दैट ये उसका साउथ है ये उसका नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा होगा। तो यहाँ पे बताइए थीटा क्या होगा, यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 90 और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो थीटा हम किसके रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं, जिसको हमको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए कुछ और बातें करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने पढ़ा था, तो वो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या था, तो वो हमारा गॉस लॉ था कि भाई हाँ, तो वो हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA बोलिए या DS बोलिए एक ही बात है, इज इक्वल टू टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी गॉस लॉ होता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज़ नथिंग बट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ B डॉट DA विच इज़ नथिंग बट, अब यहाँ पे टोटल एनक्लोज चार्ज है तो यहाँ टोटल एनक्लोज्ड पोल स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूँ आपको कि जब भी हम बार मैग्नेट लेंगे तो बार मैग्नेट तो सिंगल मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, यानी हमेशा यहाँ पे -MB होगा +MB होगा, साउथ और नॉर्थ पोल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो जब कभी हम बार मैग्नेट को किसी गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज करेंगे तो टोटल इनक्लोज्ड, यहाँ पे टोटल इनक्लोज्ड चार्ज था तो यहाँ पे टोटल इनक्लोज्ड पोल स्ट्रेंथ होगा, तो टोटल इनक्लोज्ड पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए ये हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि सारी फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के यहाँ अंदर आ गई ना, यहाँ से निकल के यहाँ अंदर आ गई, तो मतलब बाहर नहीं गई फील्ड लाइंस, तो फ्लक्स थ्रू पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस 0 हो जाएगा ना। जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर हम रखते हैं ऐसा और बाहर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस क्या होता है, 0 होता है ना। तो वही चीज़, जो काम इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हो रहा है वही बार मैग्नेट के साथ भी होगा। यानी बार मैग्नेट के लिए इस तरह से ये हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से डिस्टेंस कूलम्स लॉ आपने पढ़ा था। कूलम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि 2 चार्जेस थे हमारे पास और उनके बीच में आपस में लगने वाला जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो F(k)Q1Q2/r² था। तो इसी चीज़ को मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिज्म में 2 पोल्स होते हैं हमारे पास, एक पोल यहाँ लेके आ जाते हैं जिसका पोल स्ट्रेंथ M1 है, एक पोल यहाँ लेके आ जाते हैं जिसका पोल स्ट्रेंथ M2 है। अब ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली मान लीजिए कि 2 पोल्स हम अलग अलग से लेके आ गए। अब ये दोनों भी नॉर्थ हो सकते हैं या दोनों भी साउथ हो सकते हैं या एक नॉर्थ एक साउथ हो सकता है एंड सो ऑन, है ना। ये इसको हम ऐसे भी अचीव कर सकते हैं कि एक बार मैग्नेट ऐसा लिया, एक बार मैग्नेट ऐसा लिया, तो इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो M1 हो गया, इसका पोल स्ट्रेंथ M2 हो गया और इनके बीच की दूरी R हो गई। तो हम इस तरह से भी उसको ले सकते हैं। तो फिर उस केस में इन दोनों पोल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, तो वो फोर्स हमारा हो जाएगा, यहाँ जो K था तो K के जगह पर यहाँ कौन हो जाएगा, μ0/4π, ठीक है। और μ0/4π Q1 Q2 था तो यहाँ M1 M2 हो जाएगा अपॉन r², ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा K क्या था, K था हमारा 1/4πε0, जिसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹, ठीक है।
पर यहाँ पे जो म्यू नॉट अपन 4 पाई जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखते हैं। इसकी वैल्यू जो है वो अगर हम SI यूनिट में बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है। और अगर वही हम CGS में बात करें तो CGS में इसकी वैल्यू होती है 1, है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसका हम यूनिट भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, टेस्ला के बेसिस पे हम इसकी यूनिट लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर से तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, तो एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ऊपर देखिए, ऊपर क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नीचे में क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसके लिए मीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं। तो ये मीटर स्क्वायर कट जाएगा तो ये न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर लिख लीजिए, या नहीं तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जो आपने पहले पढ़ा हुआ है बायोट-सावर्ट लॉ की मदद से, जो हमने पढ़ा था कि dB इज़ नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r², हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने इसका यूनिट क्या लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला, r² जब उधर जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन करंट के लिए एम्पियर, और ये DL के लिए मीटर, और तो कुछ नहीं। ये मीटर कट गया तो ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर आ गया था, आपको याद होगा, है ना। तो वही टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी हम इसके लिए लिख सकते हैं। यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये उसकी वैल्यू हो गई SI यूनिट में, और ये हो गई CGS यूनिट में, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों को बस मैं ऐसे ही कवर करना चाह रहा था आपके लिए। तो ये भी आप पॉज करके कॉपी डाउन कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल हम देख रहे हैं, अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ें, इसको ट्राई करें, देखें आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं। अ मैग्नेटिक नीडल लेइंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट्स ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, ठीक है। टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन इज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे एक नीडल लिया गया, मैग्नेटिक नीडल लिया गया। सो दिस इज़ आवर मैग्नेटिक फील्ड, और कोई तो भी एक मैग्नेटिक नीडल है जिसको 60 डिग्री से टर्न करा दिया गया। यानी ये मैग्नेटिक नीडल पहले कुछ ऐसा था, तो पहले मान लीजिए ये इस पोजीशन पे था, और इसको इस तरह से 60 डिग्री एंगल से ऐसा टर्न करा दिया गया इस नीडल को, ठीक है। तो उसने पूछा है कि इस नीडल को 60 डिग्री से टर्न कराने के लिए, ये जो नीडल है इस तरह से टर्न करा दिया, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से जो टर्न कराया गया उसके लिए जो वर्क लगा, उस वर्क को W बोला जा रहा है। तो यहाँ इसको इस तरह से टर्न कराने के लिए, मान लीजिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे जो वर्क किया गया इसके ऊपर, उस वर्क को W बोला जा रहा है। तो पूछा है कि टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन इज़, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखें। तो पहले मैं W का फॉर्मूला लिखता हूँ। W हमारा क्या होता है, MB cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 तो यहाँ 0 है क्योंकि इनिशियल पोजीशन उसकी ऐसी थी ना, इनिशियली वो 0 डिग्री पे था, पैरेलल था ना वो, इसके ऐसा पैरेलल था ना, हाँ। तो θ1 0 था, θ1 0 था, तो ये cos 0 हो जाएगा माइनस cos 60, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा MB, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 विच इज़ नथिंग बट MB/2। यानी दिस इम्प्लाइज दैट हमारा W जो है वो है बेसिकली MB/2। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब टॉर्क वहाँ पे कितना लग रहा होगा, वहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा होगा, टॉर्क का फॉर्मूला हम देखते हैं। तो जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है वो हमें कहता है कि टाउ इज़ नथिंग बट MB sin थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन B एंड M, ठीक है। तो B और M के बीच का एंगल यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। अब ये इसको मैं लिखता हूँ MB, और sin 60 हमारा क्या है, √3/2। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, जो ऑप्शन है वो W के टर्म्स में, ये देखिए ऑप्शन सारे W के टर्म्स में।
तो फिर टाउ को हम डब्ल्यू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, एम बी इज़ 2W, एम बी इज़ 2W। तो एम बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2W इंटू √3/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर टाउ को हम क्या बोल सकते हैं, W√3 या √3 इंटू W। दैट्स इट। इतना टॉर्क वहाँ पे लग रहा होगा, तो हमें भी इतना ही टॉर्क लगाना होगा उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा उसके ऊपर। उसको मेंटेन करने के लिए, हमें इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा बाहर से। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके पहले ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट।